नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में आवेशन की प्रक्रिया पढ़ा था। देखो, अब तक तो आपका क्या था, आवेश के बारे में हमने बात किया था। इस चैप्टर में एक तरह से हमने आवेश वाला सारा पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जो आता है विद्युत क्षेत्र से संबंधित। तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित उसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। अब कूलाम के नियम में थोड़ा समझना, देखो क्या है कि हम 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे दो पिंड है m1 और m2 और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा था। आपने इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम बल। ये दोनों है एक जैसा, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पर तो द्रव्यमान के मध्य आ जाता है बल। अब यहां पर आवेश के मध्य आ जाता है बल। अब आवेश के मध्य जो लगने वाला बल होता है ना, अब देखो, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। कैसे? जैसे कि अगर दोनों आवेश सजातीय होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले क्लास में कि दो आवेश अगर सजातीय होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और अगर विजातीय आवेश होते हैं, सजातीय होते हैं तो एक दूसरे को दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि चुंबक का होता है NN सिरा, अगर पास में ले जाते हैं तो उसको दूर भगाता है। वैसे ही अगर प्लस प्लस वाले को अगर पास में ले जाए तो क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर हम आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल को पढ़ने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे, थोड़ा आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। हमने आवेश के बारे में ये पढ़ा था कि आवेश अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र आवेश अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है, द्रव्यमान अपने चारों ओर जो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी द्रव्यमान को रख दे, उस द्रव्यमान को ये क्या करेगा, आकर्षित। द्रव्यमान केवल आकर्षण प्रकृति का बल होता है, जबकि कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र के मध्य अगर किसी भी द्रव्यमान को रख दे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आकर्षण बल लग जाता है। जैसे कि हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के हम ऊपर हैं, फिर भी हम पृथ्वी के ऊपर है, ऊपर होने के बावजूद भी हम पृथ्वी से पृथ्वी से गिरते नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये पृथ्वी इस पर आकर्षण बल लगा रखा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको ये भी मतलब आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा था कि इस गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार कर जाता है, और इस वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, अब समझना आगे। अब हमें, जैसे यहां पर द्रव्यमान अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ही आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब आवेश की उन जगहों पर अगर किसी अन्य आवेश को रख दे तो उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखना, इसमें हमें सबसे पहले कूलाम बल को पढ़ने से पहले हमें आवेश और द्रव्यमान के अंतर के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, द्रव्यमान व आवेश में अंतर। ठीक है,
अब द्रव्यमान और आवेश में अंतर में एक साइड तो द्रव्यमान लिख लेना, ठीक है, और एक साइड इसके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अंतर या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तुलना। और एक साइड हम किसके बारे में बात करेंगे, आवेश के बारे में। अब देखो द्रव्यमान और आवेश में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मात्रक के बारे में। सबसे पहला मात्रक के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। जबकि आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं, कूलाम होता है, कूलाम, कूलाम होता है प्रचलित मात्रक कूलाम, या फिर इसको एम्पियर इंटू सेकेंड के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, या एम्पियर इंटू सेकेंड। अच्छा, ये आवेश जो होता है दो मूल राशियों से मिलकर बना है, जबकि द्रव्यमान जो होता है एक, मतलब द्रव्यमान क्या है, यहां मूल राशि है, यहां मूल राशि है, जबकि आवेश की बात करें तो यहां पर क्या है, यहां व्युत्पन्न राशि है। आवेश तो व्युत्पन्न राशि है क्योंकि वो एम्पियर और सेकेंड मतलब समय और विद्युत धारा से मिलकर बना हुआ है ना। अब तीसरी बात करें इसके, अगर बीमा की बात करें तो द्रव्यमान की बीमा केवल m1, और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ध्यान रखना। और इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या होता है, A1 T1, ठीक है, एम्पियर का A1 और समय का T1, A1 T1, ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। मात्रक किलोग्राम, उसका कूलाम, इसका ये मूल राशि है, वो व्युत्पन्न राशि है। बीमा की बात करें तो M1 होता है द्रव्यमान का, और आवेश की बीमा क्या होता है, A1 और T1 होता है। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, संरक्षित नहीं रहता है इसका, और जबकि आवेश जो होता है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, ये हम जानते हैं कैसे, कि द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आइंस्टीन के, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, नोट डाल के लिख लेना इसी में, कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E बराबर mc², जहां m द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² से द्रव्यमान किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जबकि आवेश परिवर्तित नहीं होता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अच्छा, इसमें अगले पॉइंट की अगर बात करें तो द्रव्यमान का क्वांटीकरण निश्चित नहीं होता है। क्वांटीकरण का गुण हमने आवेश में पढ़ा था, तो हम क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान का क्वांटीकरण निश्चित नहीं होता है, जबकि इसका क्वांटीकरण निश्चित होता है। इसमें पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण निश्चित होता है, आवेश का क्वांटीकरण निश्चित होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा।
देखो द्रव्यमान और आवेश का तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, द्रव्यमान को यूज में लिया था, वैसे ही आवेश को हम इस कूलाम बल में यूज में लेंगे। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब एक जैसा ही है, ठीक है। वैसा ही सूत्र आएगा, वैसे ही यहाँ पर एक के आएगा, नियतांक आएगा, जैसे वहां पर जी नियतांक आया था, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, छठे पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि जो आवेश है ना, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दो द्रव्यमान के मध्य केवल आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। दो द्रव्यमानों के मध्य केवल आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करता है। जबकि अगर आवेश की बात करें तो दो आवेशों के मध्य आकर्षण प्रकृति का भी बल काम करता है। अगर विजातीय आवेश है तो आकर्षण और सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण। इसको हमने पहले क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। तो दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दोनों प्रकृति के बल कार्य करते हैं। दोनों प्रकृति के बल कार्य करते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वीय बल, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे उसको पानी के अंदर ले जाओ, चाहे हवा में रख दो, कहीं पर भी ले जाओ, उसका द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण बल उतना ही रहेगा। जबकि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, अगर वायु में रखे तो अलग होगा, निर्वात में ले जाए तो अलग होगा, पानी के अंदर रख दे तो अलग होगा। बस यहाँ से थोड़ा सा इसका क्या है, कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यहाँ पर हमें माध्यम का भी ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पर कोई माध्यम का ध्यान नहीं रखना होता था। तो दो द्रव्यमानों, यहाँ पर अगर क्या बात करें, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जबकि हम क्या बात करें, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर भी निर्भर करता है। कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
और लास्ट इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बारे में भी बताया था आपको मैंने कि द्रव्यमान अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि अगर आवेश की बात करें तो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। द्रव्यमान तो अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया द्रव्यमान और आवेश के मध्य अंतर हो गया। अब हम कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम का नियम ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो वो दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल होता है। और अगर कूलाम बल की बात करें तो कूलाम बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। अब देखना कूलाम बल क्या होता है। तो कूलाम, अगला हेडिंग क्या रहेगा? कूलाम बल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? कूलाम का नियम। अब देखो यहां पर हमें कूलाम का नियम में हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें माध्यम की बात करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है तो वो माध्यम पर निर्भर करता है। देखो इसको साधारणतः अगर समझे तो समझना कि दो आवेश है अपने पास Q1 और Q2। Q1 और Q2 दो आवेश है ना, कोई भी दो आवेश है Q1 और Q2। अब इसको हम कहां पर रख देते हैं? निर्वात में रख देते हैं। निर्वात में परस्पर कुछ दूरी जैसे r दूरी पर रख दिया हमने। कुछ दूरी पर Q1 दो आवेश को निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखने पर उनके मध्य जो लगने वाला कूलाम बल होता है, कूलाम बल F, उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा, अब बल क्या है? सदिश राशि है तो दिशा के बारे में बताना है हमें। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये क्या है? अपना कूलाम का नियम है। तो इसको सिर्फ हमें इतने से याद रखना है, बस इतने में याद रखना है कि दो निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दिशा की बात करें तो किधर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ, कूलाम का नियम, और इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि कूलाम का नियम लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जैसे कि दो आवेश है Q1 और Q2, इस नियम को लगाते हैं। इसको कहाँ पर रखा हमने, निर्वात में रखा, और परस्पर कितनी दूरी पर रखा, r दूरी पर रखा। अब इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला कूलाम बल होता है, इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और दोनों के मध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, एवं F इन प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाता है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1, मतलब दोनों को अगर मिला दें हम, दोनों ये समानुपाती चिन्ह को एक साथ कर दें तो F Q1 Q2 ऊपर रहेगा और r स्क्वायर नीचे है तो नीचे रहेगा। अब जैसे ही समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तो इसको इधर लिख देता हूँ, इधर देखना, F इक्वल टू समानुपातिक चिन्ह को हटाते ही एक समानुपातिक नियतांक आता है जिसको हम K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, K से प्रदर्शित करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस K के मान के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, इस बल का जो मात्रक है, उस बल का मात्रक तो न्यूटन ही होता है। ठीक है, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका कूलाम का नियम हो गया। अच्छा, यहां समानुपातिक नियतांक कौन है, K है, और K का जो मान होता है इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन ऐसा मत बनाना, ये हम अलग से प्रदर्शित करेंगे। ये जो होता है ये विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल को इससे प्रदर्शित करेंगे। तो एप्सिलॉन नोट को हमें कैसे बनाना है, इसको ऐसे मोड़ के सी की तरह, फिर इसके नीचे, इसके अंदर ये डंडा लगा के इसके नीचे ये 0 लगाना है, एप्सिलॉन नोट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको मैं लिखा दूंगा अभी, और इसका मान कितना होता है, K का जो मान होता है 9 × 10⁹। अच्छा, इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, तो देखो K का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। K को अकेला करोगे तो क्या होगा, r स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो F × r स्क्वायर मतलब न्यूटन × r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम है, दोनों कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, जो बटे में आएगा तो बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये K का मान क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन 0 है ना, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट किससे प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है, अच्छा इसको हम बोलते तो क्या है, एप्सिलॉन नोट है, बाकी ये होता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसके अगर मान की बात करें तो मान एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है,
एप्सिलॉन नोट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नोट के का उल्टा है तो इसका मतलब ये पलट जाएगा। इसका मात्रक की बात करें तो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कूलाम का नियम हो गया। कूलाम का नियम ये पूरा यहां तक। ठीक है, अब हम आगे बात करें। अब कूलाम का नियम यहां पर बल से संबंधित है तो बल सदिश राशि है, तो इसको सदिश संकेतन में भी व्यक्त करना सीखेंगे हम। कूलाम का नियम सदिश संकेतन में, अगला हेडिंग क्या रहेगा, कूलाम का नियम सदिश संकेतन में। कूलाम का नियम सदिश संकेतन में। अब सदिश संकेतन में कूलाम के नियम को व्यक्त करने के लिए हम दो आवेश को ले लेते हैं और उसको r दूरी पर रख देते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में परस्पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित कर देते हैं। r दूरी पर स्थित है, निर्वात में परस्पर r दूरी पर स्थित है तथा इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर, मतलब Q1 की स्थिति सदिश क्या है, r1 वेक्टर, और वह r2 वेक्टर Q2 की स्थिति सदिश है। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को ले लिया और इसको निर्वात में हमने परस्पर r दूरी पर। अब इसको देखो कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको व्यक्त करने के लिए कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, अब हम इसको मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति की बात करें तो इसका तो कितना है r1 वेक्टर और इसका कितना है r1 वेक्टर और Q2 का स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिति सदिश को लिया जाता है, तो इसका क्या होगा r2 वेक्टर, और इसको परस्पर r दूरी पर स्थित रखा है, तो r दूरी पर, तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, सदिश संकेतन में तो विस्थापन हमेशा सदिश होता है, तो इसको सदिश राशि के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो अब इनके मध्य लगने वाले कूलाम बल की बात करेंगे। अब कूलाम बल जो होता है, देखो ये Q1 और Q2 के मध्य r वेक्टर के द्वारा इसको हमने प्रदर्शित किया, इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर। अब इस r को देखो, यहाँ पर हमने 11th क्लास में एक त्रिभुज का नियम पढ़ा था, तो अगर हम इसको A और इसको B नाम दें तो त्रिभुज OAB में अगर त्रिभुज का नियम लगाए, त्रिभुज का नियम लगाए तो क्या होगा बताओ। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा समान क्रम में दो सदिश को व्यक्त करें, मतलब यदि दो सदिश एक समान क्रम में त्रिभुज की दो भुजा को व्यक्त करें तो तीसरा सदिश विपरीत क्रम में उसकी परिणामी सदिश को व्यक्त करता है ना। त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, अब इसमें विपरीत क्रम में कौन आ रहा है, ये दोनों समान क्रम और ये विपरीत क्रम, तो इसका मतलब ये वाला परिणामी है ना r2 वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ये परिणामी है इन दोनों का, तो इसको हम क्या लिखे r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। तो यहाँ से r वेक्टर का मान क्या आता है r2 वेक्टर, और ये r1 वेक्टर उधर जाके माइनस का हो जाएगा r1 वेक्टर। ठीक है, ये तो हमने त्रिभुज का नियम लगाकर उनके मध्य r वेक्टर विस्थापन सदिश के बारे में बात कर लिया। अच्छा, इसका अगर परिमाण ले तो क्या होगा, परिमाण अगर ले तो
ये परिमाण R आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। अब हम कूलाम के नियम से Q1 आवेश और Q2 आवेश द्वारा आरोपित बल क्या आता है, कूलाम के नियम से Q1 व Q2 आवेश के कारण बल, कूलाम बल क्या होता है, कूलाम बल। अब इसको सदिश संकेतन में लिख रहे हैं हम। कूलाम के नियम से क्या आएगा, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन यहां R स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, परिमाण का स्क्वायर है, ध्यान रखना परिमाण का स्क्वायर है। अब इसको अगर सदिश संकेतन में लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखना, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, अब देखो ये 1 है, ये 2 है। अब इसको दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो किसके द्वारा 1 2 और एक 2 1 के द्वारा, मतलब 1 पर ये दूसरे के द्वारा लगाया गया बल। अब इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल किधर होगा, विपरीत दिशा में होगा, और विपरीत दिशा में होगा तो इसका मतलब इसकी दिशा किधर होगा, -r केप की दिशा में होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 2 जो होगा, अच्छा जो R स्क्वायर होता है, इस R स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं R की जगह पर, है ना, तो इसको तो अभी तो ऐसे रहने देते हैं, और ये इसकी दिशा क्या होगा, -r केप। और अगर 2 1 पर बल लगा रहा है, मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, वो किस दिशा में होगा, R केप की दिशा में होगा। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और प्लस का R केप आ जाएगा। ये दिशा को व्यक्त करता है। देखो ये परिमाण और ये दिशा, ठीक है, तो कूलाम के नियम में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, कूलाम का नियम सदिश संकेतन में हो गया, ठीक है। Q1 आवेश पर, ठीक है, ये तो क्या आया, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल हो गया, और ये Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल हो गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर, दोनों को अलग अलग लिखे तो आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया कूलाम बल क्या हो जाएगा, 1 2, और इस R की जगह पर अगर मान रख दें हम, R की जगह पर क्या रख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको, और वापस इसी प्रकार, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देता हूं मैं, इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया कूलाम बल क्या होगा आपकी बार, Q2 आवेश द्वारा तो F21, Q2 आवेश पर और 1 के द्वारा लगाया गया बल, इसका भी वही रहेगा, बस इसमें सिर्फ क्या अंतर आएगा कि इसमें तो माइनस का R केप था और इसमें क्या होगा, प्लस का R केप हो जाएगा, ठीक है, R का स्क्वायर लेकिन प्लस का R केप, इसकी दिशा में परिवर्तन होगा बस, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R केप, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कूलाम का नियम सदिश संकेतन में हो गया। ये दोनों आपका आंसर है, कूलाम का नियम सदिश संकेतन में, ठीक है। अगर कूलाम का नियम सदिश संकेतन में आ जाए तो आप कर लोगे। इसके बाद अगर आगे बात करें, अच्छा इसको लिख लेना, अच्छा यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला जो कूलाम बल होता है,
ये परिमाण में तो समान लेकिन दिशा में परस्पर विपरीत होता है। दोनों आवेशों पर लगने वाला जो कूलाम बल है, कूलाम बल परिमाण में समान तथा दिशा में परस्पर विपरीत होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, परिमाण में समान तथा दिशा में परस्पर विपरीत होता है। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो सदिश संकेतन में है, ये जो नियम है ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को संतुष्ट करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है ना। तो इस प्रकार हमें यहां तक लिखना होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका कूलाम का नियम क्या हो गया, सदिश संकेतन में हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन करें हम, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इससे रिलेटेड हम अगर कुछ क्वेश्चन करें कि यदि कुछ दूरी पर स्थित, क्वेश्चन लिखना एक, यदि कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मान एवं उनकी बीच की दूरी, कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मान तथा उसके बीच की दूरी दोनों को दुगना कर दिया जाए। दोनों को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य नया बल क्या होगा। समझना थोड़ा अच्छे से कि हमने क्या किया, दो बिंदु आवेशों के मान को, आवेश के मान को भी और उनके मध्य की दूरी दोनों को दुगना कर दिया। अब दोनों को दुगना करने पर कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो नया बल है उसका मान क्या होगा। तो समझना इसको, जैसे कि पहले फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में सबसे पहले तो क्या था कि दोनों, इसका मान Q1 है और इसका मान Q2 है। ठीक है, दो कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ये R दूरी पर स्थित है। तब इसके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, F होगा, और F का मान क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों को दुगना कर, मतलब बल, इस आवेश को भी दुगना करना है और दूरी को भी दुगना करना है। तो लो ये भी कर देते हैं अपन। अब सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट में तो हमने ये किया, अब स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, इनके मध्य की, मतलब एक तो आवेश को भी दुगना कर दिया हमने 2Q1 और यहाँ पर 2Q2 कर दिया, और इनके मध्य की दूरी को भी दुगना कर दिया। पहले इतना था, अब इतना ज़्यादा हो गया। अब नया बल क्या होगा, इस बल का मान पूछा गया है। तो F डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K
अब Q1 की जगह पर क्या आएगा, 2 Q1 इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल होता है, अब ये कितना भी आना चाहिए, बटा इन 2R का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ से 2 और 2 गुणा होके 4 के Q1 और Q2 बच रहा है, और यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा और R का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और R स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, F डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो वही वाला बल बच गया वापस। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों आवेशों को, आवेश के मान को और उनके मध्य की दूरी को भी दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल वही रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। मतलब हम क्या कहेंगे कि बल वही रहेगा। अब और एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, है ना। और एक क्वेश्चन की अगर बात करें, 0.2 माइक्रोकुलाम व 0.3 माइक्रोकुलाम निर्वात में माइक्रोकुलाम के दो आवेश निर्वात में 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है। निर्वात में 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य लगने वाला कूलाम बल ज्ञात करो। कूलाम बल का मान ज्ञात करो। अब इनके मध्य लगने वाला कूलाम बल का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या क्या दे रखा है। Q1 का मान 0.2 माइक्रोकुलाम दे रखा है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10 की घात, माइक्रो को मतलब क्या होता है 10 की घात -6 कुलाम। और Q2 का मान कितना दे रखा है, 0.3 माइक्रोकुलाम, मतलब 0.3 इंटू 10 की घात -6 कुलाम। अच्छा, इनके मध्य की जो दूरी R है वो कितना दे रखा है, 3 एंगस्ट्रॉन। अब 3 एंगस्ट्रॉन का मतलब 3 इंटू 10 की घात माइनस कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है। ध्यान रखना, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, और सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, अब इनके मध्य लगने वाला कूलाम बल निकालना है। तो कूलाम बल का सूत्र क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। के का मान कितना है, 9 इंटू 10 की घात 9, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है ना। ठीक है, अब 0.2 इंटू 10 की घात -6 और 0.3 इंटू 10 की घात -6 बटा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 की घात -10। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो इस पॉइंट को हटा देते हैं ना, तो इंटू बटे में 10 हो जाएगा। इस पॉइंट को भी हटा देते हैं तो ये बटे में और एक 10 गुना हो जाएगा। अब ये 3 बचा तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, 9 2 18 इंटू, अब 10 की घातों को थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये 1 2 हो गया, तो यहाँ 10 की घात -8 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 10 की घात 8 और 9 मिलके 17 हो जाएगा, और इंटू 10 की घात यहाँ से कितना बचा, -12। मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 18 इंटू 10 की घात, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर R का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये R का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इंटू, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आया था ना, इस पॉइंट को हटाया था नीचे 10 आया था, ये 3 रह जाएगा। 9 इंटू, अच्छा इस ऊपर वाले को तो सोल्व कर लेते हैं अपन, -6 तो 3, यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा 10 की घात, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 नहीं काटेंगे, 3 का स्क्वायर होगा तो 9, और 10 की घात -20 हो जाएगा।
और इंटू 10, 10 इंटू 10 तो ये है ही सही, ये 9 से 9 कट गया। अब देखो सिर्फ 10 की घात वाला बचा है और साथ में ये 2 इंटू 3 6 बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू ये 20 और इन 2 को घटा देंगे तो 18, 18 ऊपर जाके प्लस का 18 होगा और प्लस का 18 तो ये 3 माइनस का होगा तो प्लस का 15 बचेगा और मात्रक क्या होगा इसका न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये आपका कूलाम का नियम हो गया और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।